अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो सिर्फ ऑयल, डॉलर या डेवलपमेंट की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकामात की वजह से। इस मुल्क के अंदर अब एंटरटेनमेंट एक हब बन चुका है जहां पर WWE के इवेंट्स, मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड, इसके अलावा कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। वो सऊदी अरेबिया जो एक वक्त में अपने आप को इस्लाम का किला समझता था, जहां हर कानून, हर रवायात और हर पाबंदी इस्लाम के हवाले से जोड़ी जाती थी। लेकिन आज वही सऊदी अरेबिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। इस तब्दीली को कुछ लोग तरक्की कहते हैं और कुछ लोग इसे इस्लाम से दूरी का नाम देते हैं। इस वीडियो का मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ हकीकत को सामने रखना और आपको सोचने पर मजबूर करना है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो सऊदी अरेबिया का एक दौर वो भी था जब यहाँ ज़िंदगी सख्त इस्लामी कानून के तहत गुजरती थी। शराब का तस्वुर भी नहीं था। म्यूज़िक, कंसर्ट्स, डांस शो या सिनेमा जैसे लफ्ज़ आम जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। पब्लिक प्लेसेस पर मर्द और औरत का मिलना सख्त मना था। जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग स्पेसेस हुआ करती थी। रिलीजियस पुलिस, जिसे मुतव्वा कहा जाता था, इस्लामी कानून पर अमल करवाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। लोग नमाज के वक्त दुकानें बंद कर देते थे। ये सब चीज़ें दुनिया को बताई जाती थी कि ये मुल्क सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। सऊदी अरेबिया को हमेशा से इस्लाम का रहनुमा समझा गया। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए यहाँ आते हैं। इसी वजह से सऊदी हुक्मरान के हर कदम को इस्लाम के स्केल पर तोला जाता था। लेकिन फिर वक्त के साथ एक नया दौर शुरू होता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सामने आते हैं अपना विजन 2030 का ऐलान करते हुए। इस विजन का बुनियादी मकसद बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया को ऑयल पर डिपेंड होने से निकालकर एक मॉडर्न डाइवर्सिफाइड इकनॉमी बनाना है। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है। जिसके बाद वो तब्दीली शुरू होती है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। क्राउन प्रिंस खुद ये कह चुके हैं कि सऊदी अरेबिया को मॉडर्नेट इस्लाम की तरफ ले जाया जाएगा और उसे यूरोप जैसा मॉडर्न बनाया जाएगा। धीरे धीरे वो पाबंदियां खत्म होने लगती है जो कभी इस्लाम के नाम पर लगाई गई थी। सिनेमास खुल जाते हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स की इजाज़त मिल जाती है। इंटरनेशनल सिंगर और परफॉर्मर्स सऊदी स्टेज पर नजर आने लगते हैं। रियाज सीजन के नाम पर ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ म्यूजिक, डांस और मिक्स्ड गैदरिंग आम नजर आ जाती है। आज हम देखते हैं कि WWE जैसे शो सऊदी अरब में हो रहे हैं। ऐसे शो जहां म्यूजिक, फ्लैशी लाइट्स और हाफ नेक्ड रेसलर्स एंटरटेनमेंट का हिस्सा होते हैं। जिद्दा में फैशन शो होते हैं जहां मॉडल वेस्टर्न लिबास पहनकर रैंप वॉक करती है। सऊदी अरब नेशनल डे पर मर्द और औरतें साथ साथ नाचते हुए नजर आते हैं। ये वो मंजर है जो कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर सोचे भी नहीं जा सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कुछ ही सालों के अंदर। और जब इस मनाजिर पर तनकीद होती है तो जवाब दिया जाता है कि ये सब इकनॉमी और टूरिज्म के लिए ज़रूरी है। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि शराब के हवाले से भी रवायात बदलती नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर डिप्लोमेट्स और स्पेशल जोन्स के लिए अल्कोहल की इजाज़त की खबरें सामने आती है। नाइट लाइफ और पार्टीज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस चीज़ को कभी हराम कहकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, आज वही चीज़ किस बुनियाद पर नर्म रिवायात के साथ कबूल की जा रही है। इस सारी तब्दीली के पीछे एक और वजह भी सामने आती है और ये वो है कंपटीशन। आज मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, दुबई और कतर के दरमियान एक रेस चल रही है। UAE पहले ही एंटरटेनमेंट, लग्जरी और नाइट लाइफ का ग्लोबल हब बन चुका है। कतर ने वर्ल्ड कप के जरिए अपनी पहचान बनाई। अब सऊदी अरब चाहता है कि वो इन दोनों से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म और एंटरटेनमेंट सेंटर बने। लेकिन इस रेस में वो चीज़ें पीछे छूटती जा रही है जिन पर कभी फ़ख्र किया जाता था। यहाँ पर एक बुनियादी इस्लामी सवाल पैदा होता है। इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम है। जब एक मुल्क जो ख़ुद को इस्लाम का किला कहता रहा हो वही चीज़ें आम कर देना जो इस्लाम मना करता है तो उम्मत के दिल में बेचैनी पैदा होती है। क्या तरक्की का मतलब अपनी इस्लामी पहचान धीरे धीरे ख़त्म कर देना है? क्या इकनॉमी को मजबूत करना का यही एक रास्ता बचा हुआ था? इस वीडियो का मकसद किसी मुल्क, किसी शख्स या किसी हुक्मरान के खिलाफ नफरत पैदा करना नहीं बल्कि मकसद सिर्फ इतना है कि हम सोचें, समझें और सवाल करें। सऊदी अरेबिया का आज का सफ़र हमें यह दिखाता है कि जब दुनिया के दबाव, पैसे और पावर का सामना होता है तो इस्लामी दावे किस तरह इम्तिहान में आ जाते हैं। फैसला आखिर में आप पर छोड़ देते हैं। क्या आप सोचते हैं इस पूरे मामलात को लेकर? क्या ये तब्दीली ज़रूरी थी या फिर ये इस्लाम से दूरी की तरफ एक और कदम है?
इसके अलावा सऊदी अरब का कैपिटल रियाद के अंदर जो कभी बर्फ़ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, रियाद के अंदर अगर बारिश हो जाती थी तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे सऊदी अरब के अंदर बर्फ़ भी पड़ रही है तो जाहिर है कि जो अमेरिका और यूरोपियन के लोग हैं वो भी सऊदी अरब को आना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि दुबई के अंदर भी अब बारिश शुरू हो चुकी है। जो मुल्क कभी दुनिया के सबसे गर्म मुल्क हुआ करते थे, आज ये दुनिया के सबसे ठंडे मुल्क बने हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ अपडेट्स की। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का जज्बा देखिए। 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर करके जेल भेजे गए हैं। ज़रा सोचिए आप लोग किस तरीके से दुश्मनी निभाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम द्वारा। फिर भी इनका हौसला आसमान पर है। कैदियों को ले जाने वाली वैन के अंदर से ही दहाड़ रहे और सरकार के चेहरे से नकाब हटा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर सरीखे लोग जेल के अंदर रहते हुए भी मुक्त है और कोडीन माफिया बाहर होते हुए भी अपने अपने ज़मीर की जेल में है। याद रहे, ज़मीर की जो जेलें होती है बहुत खतरनाक होती है। कोई भी सरकार ना वहाँ बेल दिला सकती है और ना ही परोल। जी। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है। धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई बात नहीं है। केवल फंसाने को किया जा रहा है, केवल फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पीएससी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी आदित्यनाथ के एक खास में नाम पर उसका नाम है भोला। पूरा नाम? अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं? जेल में दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने जिस खातून का हिजाब खींचा है वो खातून वेस्ट बंगाल के कोलकाता की बताई जा रही है। कोलकाता का शाम का ये मंजर है जहां पर आप देख सकते हैं मुस्लिम हिंदू हर मज़हब के लोग एक यूनिटी के अंदर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ एक एहतजाज कर रहे हैं, यूनिटी का एहतजाज, और इनसे कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, आपने जो किया है वो गलत है। आपको बता दूं कि कल नीतीश कुमार की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार माफ़ी मांगने के बजाय अपना एक भी बयान देने से परहेज कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर मौलाना सज्जाद नौमानी का भी एक बयान आया है। मौलाना सज्जाद नौमानी ने क्या कहा है नीतीश कुमार के मामले को लेकर, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और मैं आगे बढ़कर ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको आखिरत पर यकीन होगा, उनको सोचना चाहिए। मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सोचें कि आखिरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि इस पर भी जो तू अपनी बीवी के लिए भी खर्च करे। बुखारी 56। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।